गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज संभवतः भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप लोग का जो अगला क्लास होगा संविधान के कुछ प्रमुख संशोधन, ठीक है। तो 105 संशोधन हुए हैं, तो उन संशोधनों में कौन कौन से संशोधन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन संशोधन को हम लोग कल की क्लास में पढ़ा जाएगा, ठीक। आज पूरा प्रयास होगा कि आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है। थोड़े जो कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक। तो मैं जब हिस्ट्री की क्लास शुरू करूंगा, खास तौर से जब मॉडर्न इंडिया हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ इस अधिनियम की चर्चा मैं फिर करूंगा, ठीक है। मैं फिर करूंगा और वहाँ तो करना मजबूरी है, ठीक। तो जो डिटेल है ना, उस डिटेल को मैं इतिहास के पोर्शन में आप लोग को फिर दोबारा दे दूंगा, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को बच्चों यहाँ पे कम करेंगे, टू द पॉइंट चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा देंगे। क्यों? क्योंकि ये लंबा खींच रहा है, ठीक ना। क्लास जो है लंबा खींच रहा है और 3-4 वीडियो हो चुके हैं हम लोग के, 3 वीडियो करीब, ठीक है। ये चौथा है, फिर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ऐड करूंगा तो फिर दिक्कत क्या होगी, फिर 5वां भी बनाना पड़ सकता है, 6वां भी बनाना पड़ सकता है। तो एक चैप्टर के 6 वीडियो वनडे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आते हैं, ठीक है। लिमिट होना चाहिए, ठीक। तो प्रयास करेंगे आज इसको कंप्लीट कर दें, ठीक। तो हम लोग 1861, ठीक ना, 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था वहां तक की बात को हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक। अब बढ़ते हैं हम लोग उससे आगे, ठीक है। तो अगला जो हुआ है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक ना, 1892, ठीक है। यानी कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक। तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक। तो इस बात की यहाँ चर्चा करते हैं बच्चों, ठीक है। तो भारत परिषद अधिनियम की बात अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे बच्चों 1853 के एक्ट के द्वारा विधान परिषद की स्थापना हो गई है और उस विधान परिषद में, ठीक है, धीरे धीरे भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा। तो भारतीय भी जो है विधान परिषद में शामिल होते रहे, तो इनकी संख्या भी क्या होगी, बढ़ती रहेगी। संख्या यहाँ भी बढ़ेगा, परंतु मैं इसके पहले की वीडियो में भी बोला था कि वो संख्या वगैरह जो है, कितने मनोनीत, कितने सरकारी, गैर सरकारी, हम लोग को वो नहीं देखना है, ठीक ना, वो नहीं देखना है। वो केवल यूपीएससी स्टेट पीसीएस जो है वहां पूछा जाता है, ठीक है। वनडे एग्जामिनेशन वहां सदस्य संख्या से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक। कुछ सदस्यों के नाम विशेष परिस्थितियों में आएंगे, ठीक। तो मैं अभी उसकी चर्चा करूंगा। तो अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का जो इंपॉर्टेंट बात है, तो वही मैंने विधान परिषद की जो बात किया, तो विधान परिषद में जो भारतीय सदस्य थे, तो भारतीय सदस्यों को क्या किया गया, अब भारतीय सदस्यों को विधान परिषद में, ठीक है, बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया, परंतु परंतु अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। क्या मतलब है इस बात का, लिखने के बाद समझ लेते हैं। भारतीय भारतीय सदस्यों को भारतीय सदस्यों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने, मतलब बजट पर जब बहस होता है संसद में तो उसमें भाग लेने की अनुमति, बजट पर बहस करने कॉमा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु अब यहां लिख देते हैं, परंतु अनुपूरक प्रश्न
प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों यहाँ पॉइंट होता है, ठीक है। तो अब देखो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई, साथ ही वोटिंग राइट जो है वो भी नहीं दिया गया, ठीक। क्या है इसका मतलब, इसको हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा, ये पॉइंट भी ऐड कर दें, मतदान का अधिकार भी नहीं दिया गया, ठीक ना। मतदान का अधिकार नहीं, ठीक है, नहीं। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों, बजट पर बहस करने मतलब ये है कि बजट जब आता है पार्लियामेंट में, ठीक है, आज भी, तो उस पर बहस होते हैं, ठीक है, लोग बात करते हैं, वित्त मंत्री जो है बजट को पेश करेगा, ठीक। तो अब जो है होता क्या है कि यहाँ बजट जब पेश होता है तो इसमें भारतीय जो सदस्य हैं उनको भी शामिल करने की बात की गई कि हाँ भाई आप लोग भी सदस्य हैं, आप लोग बजट जब पेश होगा तो आप लोग उस बहस में आप लोग शामिल रहेंगे, परंतु उस बहस में आप लोग को अधिकार क्या होंगे और क्या नहीं होंगे, ठीक। तो क्या अधिकार होगा, आप प्रश्न तो पूछ सकते हैं, ठीक है, आप प्रश्न तो पूछ सकते हैं, परंतु आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछेंगे, ठीक। अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछेंगे। अनुपूरक प्रश्न का मतलब क्या है कि जैसे कोई सदस्य किसी मंत्री से कोई क्वेश्चन किया कि कोयला जो है, ठीक है, कितने रुपए टन आपने फला कंपनी को प्रदान किया है, तो वो बता देगा इतने रुपए टन जो है हमने कोयला दिया है, ठीक। बस हो गया, सूचना मिल गई आपको, प्रश्न पूछें उत्तर मिल गया, अब शांत हो जाइए। अब इसके बाद आप ये कहें कि अच्छा इतने सस्ते दर पे आपने क्यों दिया, वो कंपनी को दिए होते हैं तो वो आपको ज्यादा रेट दिया होता, देश को फायदा होता। तो अब यही क्या हो गया, क्रॉस क्वेश्चन, ठीक है, अनुपूरक प्रश्न। तो अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, इंफॉर्मेशन दे दिया, अब आप चुप हो जाइए, सही है या गलत है आपको उस पर कोई पावर नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप। प्लस बजट में वोटिंग भी होता है, ठीक ना। तो अब इनको वोटिंग का भी राइट नहीं था, ठीक है, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, तो फिर मतदान का अधिकार कहां होगा, ठीक है। तो इनको मतदान का अधिकार भी नहीं प्रदान किया गया, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों 1892 के अधिनियम से, ठीक है, 1892 के अधिनियम से। और ये अधिनियम जो है, ये अधिनियम क्यों आएगा, सिंपल बात कि हम देखते हैं कि 1860 का जो अधिनियम आता है 1861 का, ठीक है, उसके बाद से हम क्या देख रहे हैं कि छोटी छोटी राजनीतिक संस्थाएं अस्तित्व में आ रही थी, ठीक है, अस्तित्व में आ रही थी राजनीतिक संस्थाएं, मगर पूरे देश स्तर पे, अखिल भारतीय स्तर पर कोई एक बड़ी पार्टी थी नहीं। तो एक बड़ी पार्टी अस्तित्व में आएगी, ठीक है, 1885 में, नाम क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, संस्थापक एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक बच्चों। तो ये पार्टी अब आंदोलन करेंगे, तो जो छोटे छोटे पार्टियां थी वो, और प्लस कांग्रेस का ये जो आंदोलन था, उस आंदोलन से प्रभावित होके, ठीक है, सरकार ने क्या किया, भारतीयों को भी बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। और तो और ये भी था कि प्रश्न आप पूछ रहे हैं तो हम बाध्य नहीं है उत्तर देने के लिए, मन करेगा तो प्रश्न पूछोगे तो उत्तर देंगे, मन करेगा नहीं देंगे, यहां तक की स्थिति थी। परंतु कुछ सफलता तो मिला हमें, और ये सफलता किसकी है, नरमपंथियों की। जब इतिहास पढ़ोगे तो नरमपंथी गरमपंथी, ठीक है, ये दो फेज हैं, बताऊंगा इतिहास में। तो नरमपंथियों की ये एक अच्छी सफलता मानी जाती है, ठीक है। तो केवल एक पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बच्चों। चलो अब हम लोग अगला एक्ट देखते हैं, इंडियन काउंसिल, ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है। तो ये एक्ट अब कब आ रहा है, 1909 में। तो अब देखो बच्चों, यहाँ
यही हेडिंग से क्वेश्चन बन जाता है। हेडिंग से ही क्या क्वेश्चन बन जाएगा, हेडिंग से क्वेश्चन बन जाता है, हेडिंग से क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं। तो इस इंडियन काउंसिल एक्ट को एक और नाम से जानते हैं, नाम क्या है, तो इसको कहते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। ठीक है, तो ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट जो है, ठीक, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि किस, अब क्या करेगा, यही नाम दे देगा और पूछेगा कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को, ठीक, निम्नलिखित में किस अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो अब ऑप्शन देगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ऐसे ऑप्शन देगा। तो हमको क्या बता देना है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, 9 इसका नाम मिलेगा तो ये बताना होगा फिर। ठीक, ये तो यहां तक की बात हो गई। अब सुनो बच्चों, अब ये जो एक्ट आया, ये एक्ट आया क्यों, तो इसके आने के रीजन क्या थे, हम लोग को एक बात पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने क्या किया था, विशेष रूप से बात करें हम तो लॉर्ड कर्जन की। ठीक है, तो ये क्या किया था, बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन कब किया था, 1905 में। बाद में ये बंगाल विभाजन रद्द होगा 1911 में। ठीक, बंगाल का विभाजन किया, और जब बंगाल का विभाजन किया इसने, तो इस विभाजन का बड़ा तीव्र विरोध हुआ। अब ये विभाजन क्यों कर रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता को क्या करना है, इसको खत्म करना है। ठीक ना, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ये बंगाल का विभाजन करता है। ठीक, तो ये बंगाल का क्षेत्र, ये पूरा, ठीक है, बंगाल का क्षेत्र। तो अब हिंदू मुस्लिम एकता को ये तोड़ने का प्रयास करेगा। इधर जो एरिया है, यहाँ पे मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी, और इधर जो एरिया है वहां पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। तो इसका मानना था कि अगर बंगाल का विभाजन कर देंगे तो हिंदू और मुस्लिम क्या होगा, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ठीक, तो अब दूर हो जाएंगे तो इससे होगा क्या, बंगाल ही सारे खुराफात का केंद्र है। ठीक, इन लोगों का मानना था बंगाल जो है सारे खुराफात का केंद्र है, और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम साथ मिलके जो है परेशान किए हुए हम लोगों को। 1857 की क्रांति हुई, तो उस क्रांति में नेता चुन लिया गया एक मुस्लिम को, बहादुर शाह जफर। ठीक है, और कहा गया कि आप भारत के सम्राट बनेंगे अगर अंग्रेज गए। तो इतनी यूनिटी, ये यूनिटी तोड़ना इनके लिए आवश्यक था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, बंगाल का विभाजन किए, तो विभाजन किए, कारण क्या बताया कर्जन ने, प्रशासनिक असुविधा, जबकि वास्तव में राष्ट्रवाद की भावना या हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना को खत्म करना। तो अब ये सफल नहीं हो पाया, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की कलाइयों पे राखी बांधने लगे। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया इसी समय। तो अब ये स्थिति अंग्रेजों को और जो है खतरनाक लगी। तब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने 1906 में, ठीक ना, 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां, ठीक है, नाम नहीं लिख रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं, टाइम लगेगा, आगा खां और सलीमुल्लाह खां को बुलवा के, ठीक है, मुस्लिम लीग का गठन करा दिया। और मुस्लिम लीग का गठन कराया तो अब क्या है, मुस्लिम वर्ग जो है वो बन गया अंग्रेजों का समर्थक। ठीक ना, पूरा वर्ग नहीं, मगर मुस्लिम लीग से जुड़े हुए जो लोग थे, ठीक है, वो बन गया समर्थक। और कांग्रेस के बाद ये दूसरा बड़ा पार्टी था, तो अब ये समर्थक बन गया, दिक्कत होनी शुरू हुई। अब हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेज अब एकदम प्रतिबद्ध थे। क्या, 1857 में देखा इन लोगों का एकता, और फिर जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया तब भी ये देख रहे हैं कि फिर एक हो गए हैं। तो अगर भारत पे शासन करना है तो हिंदुओं को मुसलमानों से क्या करना होगा, दूर करना होगा। तो इसके लिए हुआ क्या, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। और अब ये आएगा तो इससे क्या फायदा होगा, अब इसी फायदे को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों का क्या फायदा, अब देखो यहां क्या होगा, मुस्लिमों को, ठीक है, अब सब बच्चों शॉर्ट में लिखूंगा, पीडीएफ में आपके पास चीजें लिखी हुई हैं, ठीक ना, मुस्लिमों को
मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन, ठीक है, मुस्लिमों को क्या किया गया, पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया, ठीक है। और ये पृथक निर्वाचन जो था ये कैसा था, ये सांप्रदायिक था, ठीक ना, सांप्रदायिक यानी धर्म के आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान कर दिया। अब सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान कर दिया तो हमको ये समझना होगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब क्या होता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब ये होता है कि वो क्षेत्र जिसे मतलब किसे दिया गया है, मुस्लिमों को दिया गया है, तो वो क्षेत्र जहां से केवल और केवल मुस्लिम ही चुनाव लड़ेगा और मुस्लिम जनता ही क्या करेगी, वोट करेगी। तो अब इससे समस्या क्या आएगा, समस्या ये आएगी कि जैसे मान लो कहीं बच्चों एरिया कोई है जहां पे 60% मुस्लिम हैं और 40% हिंदू हैं, ठीक। तो अंग्रेज क्या कर रहे हैं, ऐसे एरिया को पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दे रहे हैं। अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिया तो देखो हिंदू चुनाव लड़ने और चुनाव में वोट डालने दोनों से वंचित हो गया। यानी कि मुस्लिमों का तो फायदा वास्तव में है, हर हाल में मुस्लिम व्यक्ति ही क्या होगा, विधायक बनेगा। समझ रहे हो, मुस्लिम व्यक्ति ही विधायक बनेगा इसकी वजह से। परंतु जो हिंदू हैं टैक्स तो ये भी पे कर रहा है ना, तो क्यों इसको वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ गेम खेला और ये प्रदान किया। भारतीयों ने अब इसका भी, हिंदुओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, कांग्रेस ने भी विरोध किया। और जब विरोध किया तब मुसलमानों को इन अंग्रेजों ने और अच्छे से समझाया कि देखो एक छोटा सा तुम लोगों को जो है हमने फायदा क्या दिया और हिंदू देखो किस तरह से विरोध कर रहे हैं। जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे मुस्लिमों में, ठीक है, तो उन लोगों ने क्या इसको कहा कि गलत है ये वास्तव में, ठीक है, ये गलत है, भाई हिंदू है तो क्यों नहीं वोट करेगा। हालांकि जो है मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसको अपने फायदे के रूप में देखा, मुसलमानों के हित में देखा। तो यहीं से होगा क्या, हिंदू और मुस्लिम, यहीं से बच्चों हिंदू मुस्लिम सदा सदा के लिए दूर हो जाएंगे, ठीक है। और आज जो धर्म के नाम पे जो राजनीति होती है हिंदू मुस्लिम को लेके, उसकी नींव ही यहीं पड़ी थी, ठीक ना, उसकी नींव यहीं पड़ी थी। समझ लो, तो ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया हमारे देश में सबसे गंदा काम है, सबसे गंदा काम था ये अंग्रेजों का। समझ लो, तो ये एक पॉइंट, ठीक है, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया, ठीक। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो वायसराय, वायसराय की कार्यकारिणी, कार्यकारिणी परिषद में, परिषद में एक भारतीय, भारतीय, ठीक है, एसपी सिन्हा, एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई, एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई। अब ये बहुत बड़ी सफलता है बच्चों, ठीक ना, ये बहुत बड़ी सफलता है कि एक भारतीय जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त हुआ, ठीक, नियुक्त हुआ। अब यहाँ एक कंफ्यूजन आएगा, ठीक ना, ठीक ठाक विद्यार्थी इस पॉइंट को क्या करते हैं, गलत करते हैं। अब देखो क्या मैं बताना चाह रहा हूं, थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या है, ये वायसराय, हाँ बिल्कुल इसको वायसराय शब्द यूज करेंगे, ठीक है। भारत सचिव, ठीक है, भारत सचिव, भारत सचिव की कार्यकारिणी परिषद, ठीक है, भारत सचिव की कार्यकारिणी परिषद जो होगी, ठीक है। तो भारत सचिव की कार्यकारिणी परिषद में ये थोड़ा सा इसको सही करें, में 2 सदस्य, ठीक है, 2 सदस्य, 2 सदस्य, 2 सदस्य। पहला
पहला सैयद हुसैन बिलग्रामी, ठीक है, बिलग्रामी, ठीक, तथा दूसरा केसी गुप्ता, ठीक ना, केसी गुप्ता। यहां बच्चों बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, मगर आज कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक, अभी बताता हूं। तो भारत सचिव की, ठीक है, भारत सचिव की परिषद, ठीक है, भारत सचिव की परिषद, ये यहां कार्यकारिणी शब्द को भी हटा देता हूं, ठीक है, ज्यादा सटीक हो जाएगा, ठीक। चलो, भारत सचिव की परिषद में 2 सदस्य, ठीक, सैयद हुसैन बिलग्रामी, केसी गुप्ता, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों भारतीय हैं, भारतीय, ठीक। अब जरा अगला पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट वायसराय की कार्यकारिणी, ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी, अभी समझाएंगे इसको बच्चों, क्रम से इसको लिखना जरूरी था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, ठीक, में एक भारतीय सदस्य, एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया, ठीक। अब ये भारतीय सदस्य कौन होंगे? तो अभी मैंने इनका नाम लिखा था, ठीक है, इनका नाम लिखा था, तो क्या है? एसपी सिन्हा। अब इसको बच्चों ध्यान से सुनो, ठीक ना, इसको ध्यान से सुनना, यहां ठीक ठाक विद्यार्थियों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक, कैसे? देखो वायसराय, ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद और ये भारत सचिव की परिषद। अब ध्यान से सुनो, यहां समझाता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो है क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दोनों भंग हुए, समाप्त हुए कब? 1858 के अधिनियम द्वारा। और जब भंग हुए तो पावर पूरा किसके हाथ में आ गया? सम्राट के हाथ में आ गया, क्राउन के अधीन हो गया, ठीक है, यानी ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया। तो अब उनको भंग किया गया, तो भंग जब कर दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, तो अब शासन कैसे चलेगा? तो इसके 2 तरीके अपनाए गए, पहला एक तो नियुक्त हुआ भारत सचिव, ठीक, और भारत सचिव और इसके साथ जो है सचिव की परिषद, ठीक ना, भारत सचिव की परिषद, ठीक। ये एक बात, अब जरा दूसरा यहां समझो, ठीक। फिर भारत सचिव और उसकी परिषद ये कहां बैठी हुई है? ये बैठा हुआ है ब्रिटेन। ये कहां बैठा हुआ है? ये ब्रिटेन। तो अब शासन जो है, शासन चलाएगा भारत में रह के कौन? तो भारत में रह के चलाएगा वायसराय। कौन चलाएगा? वायसराय। अब वायसराय की सहायता के लिए क्या है? एक वायसराय की कार्यकारिणी, परिषद, अब ये बना, ठीक ना, तो अब देखो भारत में ये कहां है? ये भारत में है, अब ये भारत में रह के भारत का शासन ये चला रहा है, मगर किससे पूछ के? भारत सचिव से और इसकी परिषद से। और भारत सचिव उसकी परिषद जो है वो किससे पूछ रही है? वो ब्रिटिश संसद से पूछ रहा है, यानी हम कह ले वहां की सरकार से। बात क्लियर? अब ये जो पॉइंट हम लोग लिखे हैं, इसमें हम लोगों ने क्या लिखा है? देखो, भारत सचिव की जो परिषद है, यानी कि ये वाला, इसमें क्या हुआ?
दो भारतीय गए, ठीक ना, बहुत बड़ी बात है, दो भारतीय गए, सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान रखना है, शब्दों को ध्यान रखना है। ठीक है, भारत सचिव की परिषद में दो भारतीय नियुक्त हुए, तो भारत सचिव की जो परिषद है, ठीक, दो भारतीय, यहां क्लियर। वायसराय की अब क्या परिषद, कौन सी परिषद, कार्यकारिणी परिषद, ठीक ना। तो ये शब्दों को बिल्कुल ध्यान में रखना होगा बच्चों, ठीक ना। तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, इसमें कौन गया भारतीय, तो एक भारतीय गए, कौन, एसपी सिन्हा। तो ये हम लोगों के लिए काफी जो है एक सफलता वाला बिंदु था। ठीक है, तो ये बच्चों ध्यान में रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना, 3 पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। ठीक है, नोट्स में बच्चों याद थोड़ा सा ध्यान रखना, नोट्स में ये वाला पॉइंट जो है ना, भारत सचिव वाला पॉइंट नोट्स में आप लोग के नहीं है। ठीक है, नोट्स में आप लोग के नहीं है, आप लोग प्रिंट आउट अगर निकाल लिए हो नोट्स का, तो इस वाले पॉइंट में जाके आप लोग क्या करना, वहां पे मेंशन कर देना, ठीक ना, क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं, अब अगला एक्ट। तो 1909 के बाद अब कौन आएगा, 1919। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम, इसको भी दो तरह से लिखेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। ठीक, अब इसको भी पूछेगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसको किस अन्य नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। ठीक, तो यहां बस लिख देते हैं शॉर्ट में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक ना। तो इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक, अब इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या काम किए जाएंगे, ठीक है, तो इस बात को हम लोग अब समझते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो बच्चों विधान परिषद थी, ठीक है, जो विधान परिषद था, मैंने देखो जब विधान परिषद 1853 में गठित हुआ, उसी क्लास में मैंने बताया था ये एक सदनी था, ठीक ना, यानी कि जो है सिंगल हाउस थे। अब ये क्या होगा, डबल डबल। ठीक, तो जैसे आज मैंने क्या बोला था, उसी समय बोला था यही विधान परिषद आगे चल के संसद बनेगा, तो ये क्या है, आज हमारे सामने यही विधान परिषद संसद के रूप में है। परंतु इस संसद के आज दो सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो ये भी बात, लोकसभा राज्यसभा क्या संविधान निर्माता हमारे बनाए थे ना, ये भी कौन किया था, अंग्रेज किए थे। ठीक, कब किया था, 1919 के अधिनियम के द्वारा। ठीक, यही बात यहाँ पे लिखना है कि अब शॉर्ट में लिखेंगे बच्चों इसको, ठीक ना, विधान परिषद को द्विसदनात्मक बना दिया गया। ये सारी बात नोट्स में है, बना दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, पहला, दूसरा, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था। अच्छा, द्वैध शासन व्यवस्था क्या है, ठीक है, द्वैध शासन व्यवस्था क्या है, इस बात को अगर देखें तो अब द्वैध शासन व्यवस्था का मतलब यहां देखो बच्चों। ठीक है, अच्छा रुको, पहले पॉइंट जो है कंप्लीट कर ले, तब उसके बाद ठीक है, चलो पॉइंट जो है, चलो बताता हूं पहले, फिर थर्ड पॉइंट उसके बाद लिखते हैं। ठीक है, द्वैध शासन, इसके जनक कौन है, लियोनल कार्टिस। ठीक है, लियोनल कार्टिस, अभी इसको लिखूंगा। ठीक, द्वैध शासन, तो द्वैध शासन में क्या है, विषयों को बच्चों बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित।
ठीक है। तो ये एक रिजर्व हो गया और ये ट्रांसफर्ड, ठीक। तो आरक्षित और हस्तांतरित जो है, अब इसमें क्या है देखो, जितना बच्चों, जितना महत्वपूर्ण विषय है, ठीक ना, जितना महत्वपूर्ण विषय है वो सब किसके पास रहा, वो अंग्रेजों के पास रहा। तो वित्त व्यवस्था, विदेश व्यवस्था, ठीक है, ठीक है, न्याय, न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, ये सब जो है, ये सब जो है किसके पास रहा, ये सब रहा गवर्नर जनरल या हम कह लें वायसराय, ठीक ना, गवर्नर जनरल या वायसराय इसके पास। और हस्तांतरित में क्या है, जो भारतीय सदस्य थे, जो भारतीय मंत्री थे, ठीक ना, इनके हाथ में रहा। अब इनको क्या मिला, इनको मिला स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, ठीक है, साफ सफाई, साफ सफाई, ठीक है, साफ सफाई, शिक्षा, शिक्षा, ये सब विषय जो है किसको मिले, भारतीय मंत्रियों को मिला। अच्छा, अब ये आया क्यों, इसके प्रांतों में द्वैध शासन क्यों लागू हुआ, द्वैध शासन इसलिए लागू होगा, ये प्रांत में खत्म होगा और फिर अभी 1935 के अधिनियम में ये द्वैध शासन जो है वो केंद्र में लागू हो जाएगा, प्रांत से खत्म हो जाएगा, ठीक। अब ये हुआ क्यों, अब देखो बच्चों, ये जो 1919 का टाइम है, इसके पहले अगर हम देखें तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, इन लोग के आंदोलन चल रहे थे, इन लोग को हम गर्मपंथी बोलते हैं, ठीक ना, गर्मपंथी, तो उग्रवादी भी बोलते हैं, तो इनके आंदोलन चल रहे थे, ठीक। इसी में हम लोग देखें होम रूल लीग आंदोलन, एनी बेसेंट भी उसमें सम्मिलित, महत्वपूर्ण योगदान उन्हीं का, ठीक है। तो होम रूल लीग आंदोलन चल रहा है। अब होम रूल लीग आंदोलन की वजह से ये क्या होगा, 1909 के अधिनियम की, 1909 के अधिनियम की ये आए थे जांच करके उसमें और सुधार करने। तो अब इधर जो है इनके ऊपर दबाव पड़ा, ठीक है, इनके ऊपर दबाव पड़ा। तब क्या हुआ कि भाई उत्तरदायी सरकार की मांग हो रही थी। उत्तरदायी सरकार का मतलब क्या, कि मतलब यह कि आप जो है शासन चला रहे हैं तो आप भी जवाबदेह रहिए, हमको भी उसमें सम्मिलित करिए, ठीक है। तो अब भारतीय अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, करें भाई हमें भी शक्तियां प्रदान करो। तब क्या होगा, अब देखो कितने बदमाश हैं ये सब, ये होगा क्या, अधिकार प्रदान कर देंगे, कहेंगे लो। तो लग रहा होगा कि भाई चलो स्वास्थ्य का सेक्टर, सफाई का सेक्टर, शिक्षा का सेक्टर मिला तो भारतीयों को, परंतु ये बात ध्यान देने की जरूरत है, ये सब खर्चा वाला डिपार्टमेंट है, सब खर्च वाला, कर और वसूलने का अधिकार वगैरह जो है, राजस्व वगैरह सब तो अंग्रेज के पास है। पूरा ये खर्चा वाला डिपार्टमेंट है। स्वास्थ्य खर्च वाला, साफ सफाई में खर्च, ठीक है, शिक्षा में खर्च, हर तरफ खर्च है। अब पैसा जो है, पैसा है किसके पास, इन अंग्रेजों के पास है, समझ रहे हो, इनके पास है। तो ये चालाकी अंग्रेजों ने की। आप देखो क्या, एक तीर से दो सिक्का, अधिकार दे भी दिया, अधिकार दे भी दिया और कह लो नहीं भी दिया, नहीं भी दिया। और इनका क्या फायदा है, और फायदा ये है, ये जनता के लिए बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, ये जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। अब जानबूझ के एक तो कमाई नहीं है, ठीक है, और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वही उठा के भारतीय को दे दिए। अब अगर यहाँ कोई गड़बड़ी हुई, ठीक है, तो भाई हम लोग अमूमन, हम लोग के जीवन में समस्या क्या है, स्वास्थ्य की समस्याएं पहले है, साफ सफाई की समस्या, सड़क उड़क गंदा जो है, घर के सामने कूड़े वगैरह, ये समस्या दिन प्रतिदिन हम लोग को घंटे घंटे में दिखती है, ठीक। शिक्षा का जो है दिक्कत, कौन अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है आज की डेट में, ठीक। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये क्या है, एकदम नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, कमाई नहीं है, दे दिया भारतीय को। अब अगर कोई दिक्कत होगी तो आंदोलन जो होगा वो किसके खिलाफ होगा, इन भारतीयों के खिलाफ होगा। जो दिक्कत होगी वो किसको होगी, भारतीयों को। अंग्रेज क्या है, बच के निकल लिए, समझ रहे हो। तो ये बदमाशी की अंग्रेजों ने, ठीक। परंतु उसके बावजूद बात करें तो क्या पूरी तरह ये गलत रहा, नहीं। जहां कुछ नहीं था वहां कुछ मिला, चलो तुम्हारी चालाकी ही सही, ये इतना दिए ना, तो आगे चल के हम इसमें से भी लेंगे, ठीक है, इसमें से भी आगे चल के लेंगे, पहले तो कुछ दो तो दिया अंग्रेजों ने। तो ये भी क्या है, एक सफलता मानी जाएगी, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, फिर दूसरा पॉइंट मैं ऐड करता हूं, ठीक है, रुको, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट निकालो, चलो ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट,
ये जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन, द्वैध शासन, इसका जनक कौन है? द्वैध शासन का जनक तो लियोनल कार्टिस, लियोनल कार्टिस, ठीक ना। लियोनल कार्टिस जो है ये द्वैध शासन व्यवस्था का जनक, ठीक। चौथा पॉइंट, ठीक है। तो ये द्वैध शासन व्यवस्था बच्चों क्लियर है, ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। अब हम लोग चौथे पॉइंट को देख लें तो देखो लोक सेवा आयोग, आज जिसको हम यूपीएससी कहते हैं, ठीक ना, यूपीएससी, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, आज हम क्या बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये इतने 4 पॉइंट जो हैं बच्चों इंपॉर्टेंट थे। और इसमें 5वां पॉइंट भी है, वो क्या है, इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोगों के यहाँ 5 क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे मिले, ठीक। अब हम आ जाएंगे अगले एक्ट पे, ठीक है। तो अगला एक्ट जो होगा भारत सरकार अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, ठीक। अब इस एक्ट को बच्चों देखते हैं, तो यही एक्ट के बाद हम लोग जो है, हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, हम लोग का ये चैप्टर इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो, अब ये जो अधिनियम है इसको थोड़ा सा समझो। देखो था क्या, 1919 का अधिनियम आया, तो अब 1919 के अधिनियम की क्या होनी थी, 1919 के अधिनियम की 10 साल बाद होनी थी जांच, ठीक। तो अब 1919 के अधिनियम की जांच के लिए एक कमीशन भारत आएगा जिसका भयंकर विरोध होगा, ठीक है, जिसका भयंकर विरोध होगा। अब विरोध होगा, ठीक। तो ये जो विरोध है, क्यों हो रहा है और कौन सा कमीशन आ रहा है, ठीक, यहां ध्यान रखना है कौन सा कमीशन आ रहा है। तो कौन सा कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन होना है, किस लिए होना है, 1919 के एक्ट की जांच के लिए, ठीक है, जांच के लिए कि भाई 1919 का अधिनियम जो है कहां तक सफल रहा, इसकी जांच के लिए साइमन कमीशन आना था 10 साल बाद। 19 में आया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो फिर 10 में इसको आना चाहिए था 1929 में, परंतु ये आया 1 साल पहले, ये आ गया 1928 में, 1928 में, ठीक है, 1928 में। इसका गठन ब्रिटेन में हो गया, कब, वो भी 1 साल पहले ही हुआ, 1927 में। यानी कि क्या, यहां होना था गठन, इस तारीख को गठन होना था और आना था इसको 1929 में, परंतु नहीं, ठीक है, 1929 में नहीं है, 1 साल पहले है। क्यों आया, साइमन कमीशन जब पढ़ाएंगे इतिहास में बताएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि बहुत ज्यादा इतिहास की चीजों को मैं जोड़ूंगा नहीं, तो चूंकि क्लास लंबा खींचने लगेगा, ठीक है। तो 1927 में गठन। अब ये इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, सिंपल बात, विरोध इसलिए हो रहा है, बहुत बच्चे जानते हैं इसको, जो फ्रेशर हो सकता हो शायद उन्हें ना मालूम हो, कि ये इसमें 7 सदस्य थे। सर जॉन साइमन जो है, ठीक है, ये इस साइमन कमीशन का अध्यक्ष था और सातों के सातों अंग्रेज थे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, श्वेत कमीशन। अंग्रेज गोरे थे ना, तो इसलिए बोलते हैं श्वेत कमीशन, ठीक है, श्वेत कमीशन। तो श्वेत कमीशन है, पूरे अंग्रेज हैं, तो अब अंग्रेज हैं, तो अब देखो क्या है, भारतीय करेंगे विरोध कि हमारे घर की समस्या है और हमें ही शामिल नहीं किए हो, तो इसलिए क्या होगा, इसका विरोध होगा। अब वही तो है, लाहौर में लाला लाजपत राय, ठीक है, इसी का तो विरोध कर रहे थे। और फिर जो है सैंडर्स जो है लाठीचार्ज करा दिया, और उसके बाद से
इनकी डेथ हो गई। तब क्या हुआ, सैंडर्स की हत्या जाके लाहौर में कौन किया, भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह। उसी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह को जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो गए थे ये लोग, हालांकि लाठीचार्ज मुख्य रूप से किया कौन था, स्कॉट। तो गए थे स्कॉट को मारने, परंतु कंफ्यूजन में ये स्कॉट को ही, सैंडर्स को ही स्कॉट समझ के इन्होंने मार दिया। ठीक है, उसी के तहत फांसी हुई थी। तो ये साइमन कमीशन जो है अब आएगा, अब ये जांच करेगा, परंतु जो है अब इसका विरोध हो जाएगा। विरोध होने के बाद फिर क्या होगा, फिर इधर गांधी जी क्या करेंगे, गांधी जी ये स्टार्ट कर देंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, अंग्रेज अब परेशान होना शुरू। तब क्या होगा, उस समय वायसराय था लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन गांधी जी से बात करेगा और कहेगा लंदन में चल रहा है गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा है और आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप जाइए लंदन और लंदन में जाके बात करिए। ठीक, तो हुआ क्या, तो इरविन ने जब बात किया गांधी से, तो गांधी जी से कहा कि ये सविनय अवज्ञा जो है आप इसको कम से कम स्थगित कर दीजिए। तो गांधी ने क्या किया, स्थगित कर दिया। और लंदन में गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे। तो गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे, 3 हुए थे। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय, थर्ड। गांधी जी किस में भाग लिए, या हम कह ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस में भाग लिया, 3, ये द्वितीय वाले में। ठीक ना, केवल द्वितीय वाले में यहां पे। और भीमराव अंबेडकर, सर तेज बहादुर सप्रू तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक ना। तो गांधी जब यहां गए तो उसके बाद से ये जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र था 1909 का मुसलमानों को दिया हुआ। ठीक है, इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, बदमाशों ने ये सब सिखों पे, ईसाइयों पे, ठीक है, और दलितों पे, दोनों पे लागू कर दिए, तीनों पे लागू कर दिए। अब क्या देखो, भारत को कितना खंडित, लोगों को कितना खंडित करने का, एकता को तोड़ने का कितना ज्यादा काम अंग्रेज कर रहे थे। अब ईसाइयों को भी पृथक निर्वाचन, सिखों को भी पृथक निर्वाचन, दलितों को भी पृथक निर्वाचन। ठीक, तो दलितों का तो भाई जिसको मिल रहा है उसका फायदा तो है। ठीक है, इसी वजह से क्या हुआ, गांधी विरोध पे बैठ गए कि दलितों को क्यों दे दिए, एक बड़ा वर्ग दलित है वो अब अलग हो जाएगा हम लोगों से। तो गांधी क्या हुआ, धरने पे बैठ गए। कहां पे, पूना के यरवदा जेल में। क्यों बैठ गए, गांधी ने गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया और भारत में आके द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। और अंग्रेजों ने क्या किया, इनको गिरफ्तार करके पूना के यरवदा जेल में डाल दिया। तो उसी जेल में ये अनशन पे बैठ गए। तब जो है भीमराव अंबेडकर, ठीक है, और गांधी के बीच पूना पैक्ट, पूना समझौता। समझौते के बाद जो अंबेडकर जी थे, इन्होंने क्या किया, ये वापस ले लिया कि मतलब हम लोगों को पृथक निर्वाचन नहीं चाहिए। ठीक है, पृथक निर्वाचन नहीं चाहिए। अब इसी के बाद फिर क्या होगा, ठीक है, अब इसी के बाद गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, पूना समझौता। अब पूना समझौता के बाद अंग्रेज जो है अब क्या करेंगे, अगला एक्ट पारित करेंगे जिसका नाम होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक, अब ये 1919 का अधिनियम आ गया। अब इस 1919 के अधिनियम से क्या क्या पॉइंट बनते हैं, चलो इसको देखते हैं अब। ठीक है, तो पहला, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। परंतु केंद्र में लागू, ठीक है, केंद्र में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात क्लियर। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या है, ठीक है, ये जो अगला पॉइंट, द्वैध शासन लागू हुआ। ठीक है, द्वैध शासन केंद्र में लागू। अब केंद्र में लागू हुआ तो अब देखो इसी एक्ट के द्वारा, ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा क्या होगा, दिल्ली में एक संघीय न्यायालय
संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, स्थापना। अब सुनो ध्यान से, 1935 के अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय स्थापित करने की बात की गई। प्रावधान कब हुआ? 1935 में। परंतु बना कब? ठीक है, तो यहां लिख देंगे निर्मित वर्ष। तो निर्मित वर्ष क्या है? 1937। ठीक ना, 1937। अच्छा, इसमें जो है, इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन बना? तो इसके चीफ जस्टिस जो थे, मुख्य न्यायाधीश, ये सब पूछता है बच्चों क्वेश्चन, जितना मैं बता रहा हूं। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मॉरिस ग्वेर। अब ये मुझे ध्यान में नहीं है बच्चों कि नोट्स में ये है कि नहीं है। ठीक ना, नहीं होगा तो इसको लिख लेना। ठीक ना, यहां से देख के इसको लिख लेना। ठीक है, वैसे पूरा जो है प्रयास है कि होना चाहिए। ठीक ना, होना चाहिए। तो मॉरिस ग्वेर जो हैं, ये क्या है? ये मुख्य न्यायाधीश। चौथा प्रावधान देखो, चौथा, म्यांमार जो है, म्यांमार जिसको उस समय क्या बोलते थे? तो म्यांमार को बोलते थे वर्मा। ठीक ना, वर्मा। तो वर्मा को क्या किया गया? भारत से अलग किया गया। अब क्यों अलग किया गया? हम लोग इतिहास में देखा जाएगा, इसके पीछे का स्टोरी थोड़ा लंबा है, ज्यादा टाइम ले लेगा। ठीक है, वर्मा को भारत से अलग किया गया। ठीक, यही वो अधिनियम होगा जिसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, ठीक है, आरबीआई की स्थापना की गई। ठीक है, आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो अब जो है हम लोग कुछ कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन को जरा देखें। ठीक ना, यहाँ पे संघीय न्यायालय से, ठीक, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन जहां पे गलती होती है सबसे। ठीक है, हम लोग गलती नहीं करेंगे। पहला पॉइंट, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। अच्छा, याद होना चाहिए कि ये किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो याद होना चाहिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। परंतु स्थापित वर्ष क्या है? स्थापित वर्ष जो है 1774। ठीक ना, स्थापित वर्ष जो है वो क्या है? 1774। ठीक, ये क्लियर। अच्छा, अब सुनो, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश, तो इसके मुख्य न्यायाधीश हैं एलिजा इम्पे। ठीक है, एलिजा इम्पे, ये एक बात। अब दूसरा सुनो, दूसरा, संघीय न्यायालय किस अधिनियम के द्वारा स्थापित हो रहा है? और वो भी कहां? तो संघीय न्यायालय स्थापित हुआ दिल्ली में। यही आगे सुप्रीम कोर्ट कहलाएगा, यही आज का सुप्रीम कोर्ट है। ठीक, तो संघीय न्यायालय, परंतु ये ब्रिटिश शासनकाल में बना है संघीय न्यायालय। अधिनियम क्या है? अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935। परंतु स्थापित वर्ष क्या है? स्थापित वर्ष है 1937। मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्वेर। ठीक, और अब देखो थर्ड पॉइंट कि कोई संघीय न्यायालय शब्द यूज नहीं, कोई अधिनियम यूज नहीं। ठीक, सीधा सा क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय, या हम कह रहे वर्तमान, चलो वर्तमान लिख देता हूं, वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन? तो जानते हो सब लोग, पढ़ चुके तुम लोग ये चैप्टर, सर्वोच्च न्यायालय, हीरालाल जे कानिया। जे मतलब जे किशुनदास कानिया। ठीक है,
ये बच्चों कंफ्यूजन जो है ज़्यादा रहता है बच्चों को, ठीक है। कौन कहाँ कैसे मुख्य न्यायाधीश, खूब गलतियाँ होती हैं, ठीक। तो मैंने क्या बोला, हम लोगों को गलती नहीं करनी है, ठीक ना, हम लोग को गलती नहीं करनी है, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, तो ये एक्ट बच्चों कंप्लीट, और ये एक्ट कंप्लीट तो ये चैप्टर भी कंप्लीट। तो ये चैप्टर भी कंप्लीट। अगला जो हम लोग का अब चैप्टर जो होगा वो होगा संविधान के कुछ प्रमुख संशोधन। जो 105 संशोधन हुए हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट संशोधन होंगे उसको हम लोग कल की क्लास में चर्चा किया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो बच्चों, ठीक है, तो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट में। और लगभग जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं कमेंट में उसका आंसर दे दे रहा हूं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।